मेन जो एजेंडा है वो फार्मर्स का है, व्यापारियों का है। तो मैं कई दिनों से रोज़ाना ये सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ किस तरह से व्यापारी बेचारे और किसान खास तौर पे जो सड़कों पे हैं, उनके मुद्दे जो सरकार को मान लेना चाहिए, जो बड़े जस्टिफाइड इश्यूज है, उनके ऊपर भी जो सरकार का जो उदासीन रवैया है, मुझे उस पर जो है आज कुछ कहने के लिए आज प्रेस वालों को बुलाया है। आज आई एम वेरी फ्रेंडली टू मीडिया, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ज़रा गपशप भी लगाएंगे। कुछ फार्मर्स की जो बातें हैं जिससे मैं आहत हूँ। बेसिकली हमारा परिवार जो है वो एग्रीकल्चरिस्ट है। हमारे परिवार में पद्मश्री का कृषि पंडित की उपाधि मिली हुई है। हमने हमने बहु अकबरपुर फार्म हाउस के अंदर देश का रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है। एक किले के अंदर 102 मण गेहूँ पैदा किया हुआ है। तो जो किसान की जो हालत है उसके ऊपर एक एक साल तक सड़कों पे किसान बैठे रहे हैं और भारत सरकार, मौजूदा भारत की सरकार कोई उसका कॉग्निजेंस ना ले, और यही एक वजह है जो आज किसानों के अंदर गुस्सा है, क्रोध है। 1000 से ज़्यादा किसान सड़कों पे मर जाएं, तो ये एक बड़ा चिंताजनक, जिसके ऊपर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को क्षमा मांगनी पड़ी, माफ़ी मांगनी पड़ी। और आज फिर किसान उसी तरह सड़कों पे लामबंद हैं। और कभी किसी का बयान, एक राज्यसभा मेंबर रामचंद्र जी जांगड़ा, उनका बयान बड़ा एक अशोभनीय, एक अनर्गल बयान है। ऐसी बात कहना कि ये किसानों की वजह से 700 लड़कियां लापता होगी, हो, इट इज इल, जिसको कहते हैं कि ये तो कोई अनपढ़ आदमी भी ऐसा बयान नहीं दे सकता। आप बगैर तर्क के एक सबसे उच्चतम प्रजातंत्र के अंदर जो अदालत होती है, राज्यसभा, उसका सदस्य इस किस्म की बात करे तो ये बड़ी अशोभनीय है, ये बड़ा चिंता का विषय है। उन्होंने हालांकि अपने लफ्ज़ों को वापस भी लिया है, लेकिन ऐसे लफ्ज़ नहीं कहने चाहिए। ये पूरे समाज के खिलाफ बात है, ये एग्रीकल्चरिस्ट के खिलाफ बात है, एक अन्नदाता के खिलाफ बात है। तो मैं इसकी कड़े शब्दों में जहाँ निंदा करता हूँ, वहाँ व्यापारियों का मुद्दा भी बहुत, हालांकि व्यापारी सड़कों पे नहीं है, ये एक ट्रेडर क्लास है, खुर्दा व्यापारी है। ये बेचारे जीएसटी की मार ये झेलते हैं, धमकियाँ इनको आती हैं। व्यापारी अपनी आवाज़ भी उठाने में, क्योंकि उनको, उनके ऊपर अगर देश की आज़ादी के बाद अगर इंस्पेक्टरी राज का डंडा किसी के ऊपर चला है, चाहे चाहे पुलिस यूनिफॉर्म हो, चाहे वेट एंड मेजर इंस्पेक्टर हो, चाहे हेल्थ इंस्पेक्टर हो, चाहे चाहे पोल्यूशन डिपार्टमेंट हो, आज पूरे देश का ताना बाना जो तंत्र है वो व्यापारियों के खिलाफ, ये हमेशा व्यापारी मार खाते आए हैं। तो ये भी एक चिंता का विषय है। तो इन इश्यूज के ऊपर आज मैंने पत्रकार भाइयों को, छाया पत्रकार भाइयों को, सबको निमंत्रण दिया है। तो मैंने कहा चलो बैठ के काफ़ी अरसा हो गया, इनसे खुल के बातचीत करेंगे। लेकिन सरकार की क्या मंशा है? किसानों को वादा किया था एमएसपी का अंत कानून के लिए। देखो, कोई इनकी लंबी चौड़ी डिमांड नहीं है। हर प्रदेश की हर किसान की अलग अलग समस्या है। हरियाणा में अलग है, पंजाब में अलग है, हिमाचल में अलग है, राजस्थान में अलग है। तो आप जहाँ जहाँ किसानों की समस्याएं हैं, ये मांगते क्या हैं? यही तो मांगते हैं कि एमएसपी के ऊपर लीगल गारंटी दे दो, दे दो। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो जो किसान मांगता है वो को ज़्यादा लंबा चौड़ा तो मांगता नहीं, वो देने में आपको इतराज क्या है? आपके पास इतना भारत सरकार का तंत्र है, जहाँ जहाँ गेहूं की खेती है, जहाँ कपास की खेती है, जहाँ ईंख होता है, जहाँ जहाँ बाजरे की है, उस हिसाब से, उस इलाके के हिसाब से, उस स्टेट, उस सूबे के हिसाब से उनको एमएसपी की गारंटी दे दो। आपका क्या जाता है? तो मैं ये समझता हूँ। और फिर अब एक और, कि अगर किसान, फार्मर पीसफुल तरीके से दिल्ली जा रहा है, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना चाहता है, वहाँ बैठना चाहता है, अपना प्रोटेस्ट
जो जो महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का जो रास्ता बताया था, पीसफुल तरीके से जा रहा है, आप उनको क्यों रोक रहे हो? उनके ऊपर क्यों इस किस्म की लाठी चार्ज करवा रहे हो? क्यों अश्रु गैस के गोले छोड़ रहे हो? ये एक बड़ी एक आपत्तिजनक बात है। ये एक डेमोक्रेसी, एक फंडामेंटल राइट जो हर नागरिक का है, किसान का भी है, तो उसको उसके ऊपर अंकुश लगाना, उनके ऊपर लाठीचार्ज करना, जख्मों के ऊपर तेल छिड़कने वाली बात है। तो मैं ये कहता हूँ सरकार को इन बातों को बड़ा संयम से काम लेना चाहिए। नई नई सरकार बनी है, मेरा ये मानना है कि नायब सैनी जी की सरकार, इनकी परफॉर्मेंस कम से कम 5-6 महीने पहले तो लोगों को देखनी चाहिए कि भाई कैसा काम करते हैं। लेकिन 6 महीने क्या, ये तो पिछले 2 महीने से ही किसानों के ऊपर ये उग्र तरीके से उनको रोकना, उनके ऊपर लाठीचार्ज करना, ये एक निंदनीय बात है। मैं ये बातें कहने के लिए आज मीडिया को, प्रेस भाइयों को मैंने बुलाया। 8 अक्टूबर को हरियाणा का रिजल्ट आया था, जी उसके बाद सरकार का गठन भी हो गया, जी। मंत्रिमंडल भी बन गया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जो कांग्रेस की तरफ से अभी तक नहीं चयन हुआ। महाराष्ट्र के चुनाव भी हो गए। देखो, वैसे तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा काम कर ही रहे हैं, सीएलपी के लीडर के तौर पर काम कर रहे हैं और मेजोरिटी एमएलए उनके साथ है, तो उसमें डिसीजन ना डिसीजन का कोई ऐसा इशू नहीं है। इशू तो जब एक सीएलपी का लीडर वही होता है जो जो मेजोरिटी लेजिस्लेचर्स को रिप्रेजेंट करता है। रेजोल्यूशन भी पास करके भेजा हुआ है पार्टी लीडरशिप को। हाँ, आपकी बात ठीक है कि पार्टी लीडरशिप को जल्दी इसका संज्ञान लेना चाहिए और ये कंफ्यूजन जो रोजाना अखबारों में और बातों में आ रहा है, इसको खत्म कर देना चाहिए। वही नेता प्रतिपक्ष नहीं बनने को लेकर जो है बीजेपी के हमेशा उनका तंज कसते रहते हैं कि इनका प्रतिपक्ष नेता ही नहीं चुन सकते, ये इनमें संगठन नहीं है, इनका तालमेल नहीं है। बीजेपी का क्या लेना देना हमारी पार्टी के अंदरूनी बातों में? पहली बात तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, बीजेपी अपना सिस्टम तो संभाल ले। कभी रामविलास शर्मा जी की बात आ रही है, कभी कुलदीप बिश्नोई जी की बात आ रही है, कभी किसी की बात आती है। तो इस अंदरूनी मामले को, बीजेपी को तो कोई इशू ना मिले तो ये इशू उठा के बैठ जाते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये बातें बिल्कुल बेकार की बातें हैं। ये पार्टी लीडरशिप अपने ठीक टाइम के ऊपर ठीक निर्णय लेगी। कहीं ना कहीं जो हाईकमान है वो नाराज दिखता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, क्योंकि चुनाव में जिस तरह से परिणाम है। अगर पार्टी हाईकमान नाराज होती तो हटा देती, नाराजगी कहाँ है? ये नाराजगी एक 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 लोगों में एक बात चला देते हैं। कहाँ है? नाराजगी होती तो 1 मिनट लगता है, हटाने में क्या देर लगती है? क्या नेता प्रतिपक्ष पहली बात तो ये मैं ये कहता हूँ कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, ये हाईकमान के संज्ञान लेने की बात है। इसमें हमारे जैसे आदमी, हम तो एक कार्यकर्ता, एक जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। पुराने हैं, आप सीनियर लीडर हो, कांग्रेस से जुड़े हुए हो, तो 25-26 साल हो गए, अपने 30 साल। हाँ, तो इनका देखो, कांग्रेस में इतना बुरा हाल तो पार्टी लीडरशिप को अनडिसाइसिवली नहीं चलना चाहिए। पार्टी लीडरशिप को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। इंदिरा जी कभी इस मामले में देर नहीं किया करती। डिसीजन लेना एक बड़ा अहम मुद्दा होता है। इससे रोजाना अखबारों में तरह तरह की बातें आए, ये अच्छी बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ पार्टी लीडरशिप को इसका संज्ञान लेना चाहिए, आइदर वे और दैट वे इसका डिसीजन ले लेना चाहिए। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में जो है नेहरू से लेकर राहुल तक, राजीव गांधी तक, इंदिरा गांधी तक सवाल उठाए कि भाई संविधान की बच्चे लेकर चलते, और सबसे ज्यादा तो संविधान बदला था नेहरू ने अपने साल के। देखो सुरेंद्र जी, कि ये दुर्भाग्य है देश का, इस किस्म के स्टेटमेंट देना है। कौन थे? स्वर्गीय डॉक्टर अंबेडकर जी, जो इतने बड़े क्रांतिकारी नेता थे, हैं, जिन्होंने संविधान लिखा, जिन्होंने वो कहाँ थे? डॉक्टर अंबेडकर जी किसकी कैबिनेट में मंत्री थे? उस वक्त तो पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश का प्रधान, आज नरेंद्र मोदी से हटके कोई कैबिनेट का मंत्री कोई डिसीजन लेता है?
वो कलेक्टिव डिसीजन होते हैं। संविधान बनाने वाली जो सरकार थी वो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। इनको कहते हुए भी लज्जा नहीं आती। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। तो मेरे कहने का भाव ये है कि जिस पार्टी ने संविधान लिखा, जिस पार्टी ने संविधान को बनाया, जिस पार्टी ने प्रजातंत्र को खड़ा किया, जो बेस पार्टी का था, उसी को आप चैलेंज करते हो, उनके लीडर को चैलेंज करते हो। ये बड़ी एक तर्कहीन और तथ्यहीन बातें हैं। और मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, आप कुलदीप बिश्नोई काफी नजदीक रहे हो। कुलदीप बिश्नोई ने जिस तरह से राज्यसभा की टिकट मांगी थी, उससे काफी नाराजगी चल रही थी। क्या लगता है कि वो वापसी कर सकते हैं? कुलदीप बिश्नोई ओवर एम्बिशियस आदमी है। मैं उसकी हजका का पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन था, और जब हजका हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई, उस वक्त भी उसने अपने पिता चौधरी भजन लाल जी को गुमराह किया। तो मैं समझता हूँ वो पॉलिटिकल स्किल जो होनी चाहिए वो नहीं है। जब बीजेपी के साथ उसका समझौता पहली बार हुआ था, जब हजका के वो मुखिया थे, तो उस वक्त भी 25 से 30 सीटें इसको देने को तैयार थे। उस वक्त भी ये कहता था कि मुझे चीफ मिनिस्टर अनाउंस करो, मुझे टिकटें नहीं चाहिए। तो ये जमीन से जुड़ा हुआ लीडर नहीं है। तो उसकी तो किसी भी बयान पे कोई असर लेने की जरूरत नहीं है। वो कांग्रेस में आ जाए, पहले नहीं था कांग्रेस में, पहले तो कांग्रेस का वर्किंग कमेटी का स्पेशल इनवाइटी था फिर। तो इसलिए कोई इन बातों का संज्ञान लेने के कोई ज़्यादा कोई चिंता का विषय नहीं है, कोई ऐसा इशू भी नहीं है।